हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड IAS। आई एम डॉक्टर रिधि और आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेके आई हूँ आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो आज के पार्ट में हम ऐसी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जो कि गरीब लोगों के लिए है इस अभियान के अंदर, जिसमें हमारे माइग्रेंट्स और फार्मर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। तो पहली चीज़ जो है आज के लेक्चर की वो है डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी प्रोवाइडेड पोस्ट कोविड। तो कोविड के बाद जो फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी है उनको डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। जो 3 करोड़ फार्मर्स हैं जिनके ऊपर 4.22 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर लोन है, उन्हें 3 महीने का लोन मोरेटोरियम का बेनिफिट दिया जाएगा। मोरेटोरियम का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी कि जो पेमेंट है वो डिले कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव जो है क्रॉप लोन्स पे, जो कि 1 मार्च से ड्यू थे, उन्हें अब 31 मई 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसके अलावा 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जो हैं वो सैंक्शन किए जाएंगे। और कितनी लोन लिमिट रहेगी इनकी? 25,000 करोड़ रुपीस। क्लियर है। अब आता है हमारी नेक्स्ट स्कीम पे जो कहती है लिक्विडिटी सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी प्रोवाइडेड पोस्ट कोविड। तो इसमें लिक्विडिटी सपोर्ट जो दिया जाएगा वो इंक्लूडेड रहेगा। तो क्या क्या रहेगा? 63 lakh loan of rupees 86,600 crore approved in agriculture between 1st March 2020 to 30th April 2020। तो 1st March 2020 से लेके 30th April 2020 के बीच में जो एग्रीकल्चर है उस पे 63 लाख लोन्स दिए जाएंगे और उनकी वर्थ कितनी होगी? 86,600 करोड़ रुपीस। Now, refinancing of rupees 29,500 crore provided by NABARD to cooperative banks and regional rural banks in March 2020। इसके अलावा नाबार्ड जो है उसने मार्च में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो RRBs हैं यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको 29,500 करोड़ रुपए की रीफाइनेंसिंग भी दी है। Then support of rupees 4,200 crore provided under Rural Infrastructure Development Fund, that is RIDF, to states during March 2020 for rural infrastructure। सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टेट्स को मार्च के महीने में RIDF के अंडर 4,200 करोड़ रुपीस का सपोर्ट दिया गया है। फिर जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है रुपीस 6,700 करोड़ की, वो सैंक्शन की गई है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोक्योर करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाएगी ये कैपिटल और ये मार्च से चालू कर दी गई। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है वो है सपोर्ट फॉर माइग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर ड्यूरिंग लास्ट 2 months। तो जो माइग्रेंट्स और अर्बन पुअर हैं उनके लिए ये स्कीम्स है। क्या क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिशन दे दी है कि वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो होता है यानी कि SDRF उसे यूटिलाइज करें, जिससे माइग्रेंट्स के लिए शेल्टर बना सकें और उनको पानी और खाना जो है वो दे सकें। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11,002 करोड़ रुपीस जो हैं वो भी रिलीज किए हैं कंट्रीब्यूशन में, अपने एडवांस में दिए हैं ये सारे स्टेट्स को 3 अप्रैल को, जिससे जो SDRF के फंड्स हैं वो ऑगमेंट हो सके, बढ़ाए जा सके। इसके अलावा हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड 3 meals a day प्रोवाइडेड फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ शेल्टर्स फॉर अर्बन होमलेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन विद इफेक्टिव फ्रॉम March 28, 2020। तो इसमें क्या किया गया है? जो शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस हैं यानी कि SUH, उनके जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें 3 टाइम एक दिन में खाना जो है वो दिया जाए और वो भी हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड खाना दिया जाए। और कब से काम किया जा रहा है ये? March 28, 2020 से। फिर 12,000 SHGs जो है यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उन्होंने 3 करोड़ मास्क प्रोड्यूस किए हैं और 1.2 लाख लीटर्स का सैनिटाइजर प्रोड्यूस किया है। तो इससे जो अर्बन पुअर है उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है एडिशनल। देन डिस्बर्सल ऑफ रिवॉल्विंग फंड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाज ऑनबोर्डेड ऑन पैसा पोर्टल इन April 2020 ऑन अ पायलट बेसिस इन गुजरात एंड इज नाउ बीइंग रोल्ड आउट अक्रॉस ऑल द स्टेट्स इन May 2020। तो अप्रैल 2020 में जो पैसा पोर्टल है हमारा, उसमें रिवॉल्विंग फंड का डिस्बर्सल जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को किया गया था और ये उस समय पायलट बेसिस पे चलाई गई थी ये स्कीम सिर्फ गुजरात में। लेकिन May 2020 में ये स्कीम पूरे इंडिया में रोल आउट कर दी है सारे स्टेट्स के। फिर 7,200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं अर्बन पुअर के, उन्हें बनाया गया है। कब बनाया गया है? 15 मार्च 2020 से बनाना चालू कर दिया था और अब तक 7,200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन चुके। ओके। देन मनरेगा सपोर्ट टू रिटर्निंग माइग्रेंट्स। सो 14.62 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क जनरेटेड टिल 13 May 2020। सो 13 मई 2020 तक 14.62 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क जो है वो जनरेट किए जा चुके हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो अभी तक कितना हुआ है? 10,000 करोड़ रुपए का। इसके अलावा
2.33 करोड़ वेज सीकर्स जो हैं उन्हें वर्क ऑफर किया गया है। और कितनी ग्राम पंचायत में? 1.87 लाख ग्राम पंचायत में। फिर 40 to 50% मोर पर्सन्स एनरोल्ड कंपेयर टू मई लास्ट ईयर। तो पिछले साल के मई से अगर हम कंपेयर करें तो इस साल के मई में 40 से 50% ज़्यादा पर्सन्स को, ज़्यादा लोगों को एनरोल किया गया है। एवरेज वेज रेट जो है उसे 202 रुपीज़ कर दिया गया है 182 से बढ़ा के। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था फर्स्ट पार्ट में मनरेगा के। फिर ऐसी भी एक ड्राइव चलाई जा रही है, ऐसे एक योजना बनाई जा रही है कि जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं उनको भी एनरोल किया जा सके इस स्कीम में। फिर जो स्टेट और यूटीज हैं उनको एडवाइस किया जा रहा है कि वो माइग्रेंट वर्कर्स को काम प्रोवाइड करें एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जो मनरेगा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाना चाहिए। नाउ प्लानिंग फॉर कंटिन्यूइंग मनरेगा वर्क इन मॉनसून एज वेल। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो मनरेगा वर्क है, मनरेगा का जो काम है वो मॉनसून में भी कंटिन्यू करेगा। जैसे प्लांटेशन हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक रिलेटेड शेड्स हो गया, ये सब का क्लियर है। देन नेक्स्ट इज लेबर कोड्स, दैट इज बेनिफिट्स फॉर वर्कर्स। तो अब वर्कर्स को क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सो जो हमारा राइट है मिनिमम वेजेस का, उसका यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया, मतलब सबके लिए उसको अप्लाई कर दिया गया है। और जितने भी वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी इंक्लूडेड हैं, उनको टाइमली पेमेंट देने की भी बात की गई है। अभी अगर हम देखें तो मिनिमम वेजेस जो है वो सिर्फ 30% ऑफ वर्कर्स के लिए ही एप्लीकेबल था, लेकिन अब सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। फिर जो स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट है नेशनल फ्लोर वेज का, वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे जो रीजनल डिस्पैरिटी है मिनिमम वेजेस में, यानी कि जैसे सपोज करो एक एरिया में मिनिमम वेज 100 रुपये मिल रही है, दूसरे एरिया में 110 मिल रही है, तीसरे एरिया में 115 मिल रही है, तो ये रीजनल डिस्पैरिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक सिंगल कंसेप्ट रहेगा, एक ही वेज जो है वो सबको दी जाएगी। अब जो मिनिमम वेजेस का फिक्सेशन है वो सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिससे जो रेट्स हैं मिनिमम वेजेस की, जिससे जो मिनिमम वेजेस की रेट्स हैं उनका नंबर कम हो गया है और कंप्लायंस जो है वो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो छापा जाएगा, जिससे फॉर्मलाइजेशन जो है वो प्रमोट हो पाएगा। फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका एनुअल हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ कोड है, यानी कि OSH कोड जो है वो एस्टैब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल रहेगा जो कि हैजार्डस नेचर का काम कर रहे हैं। जैसे सपोज करो पटाखे की फैक्ट्री हो गई या कोई केमिकल फैक्ट्री हो गई, तो वो हैजार्डस काम कर रहे हैं, तो उन सारे एस्टैब्लिशमेंट्स पे जो OSH कोड है वो एप्लीकेबल रहेगा, चाहे उनमें 10 वर्कर्स से कम ही क्यों ना हो। अभी तक ये चीज़ जब थी जब 10 वर्कर्स से ज़्यादा एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, लेकिन अगर 10 से कम है तो भी ये कोड एप्लीकेबल रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर रखनी। इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर मॉडिफाइड टू इंक्लूड माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर, workers directly coming to the destination state of their own besides the migrant workers employed through a contractor। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, मॉडिफाइड कर दिया गया है। इसमें ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है जिन्हें एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली एम्प्लॉय किया है, या फिर ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय किया गया है, या फिर ऐसे वर्कर्स जो कि डायरेक्टली अपने जो डेस्टिनेशन स्टेट है उस पे आ रहे हैं। इसके अलावा जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे माइग्रेंट वर्कर्स को। फिर जो हमारा ESIC है, इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आखिर ESIC है क्या। तो ESIC का जो कवरेज है पूरे इंडिया में उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, सारी डिस्ट्रिक्ट्स पे एप्लीकेबल रहेगा ये, और सारे एस्टैब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल रहेगा जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। क्लियर। फिर एक्सटेंशन ऑफ ESIC कवरेज टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन एस्टैब्लिशमेंट्स with less than 10 employees on voluntary basis। इसके अलावा ESIC का कवरेज उन एम्प्लॉयज़ को भी दिया गया है जो कि ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं जिनमें 10 से कम वर्कर्स हैं, लेकिन वो वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे हैं। फिर मैंडेटरी ESIC कवरेज थ्रू नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयज इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज विद लेस देन 10 एम्प्लॉयज। तो वही चीज़ है, अगर हैजार्डस इंडस्ट्री है तो उसमें चाहे 10 एम्प्लॉयज से कम हो और 10 एम्प्लॉयज से ज़्यादा हो, ESIC कवरेज जो है वो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए वो चलाई जाएगी। तो गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या होते हैं? जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोलते हैं। नाउ रीस्किलिंग फंड इंट्रोड्यूस फॉर रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज। जो रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए रीस्किलिंग फंड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज क्या होते हैं? ऐसे एम्प्लॉयज जिनको उनका बॉस जो है वो
काम से निकाल देता है बिना उनकी किसी गलती के। मतलब ऐसा सपोज करो एक ऑफिस है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं। अब बॉस ने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लगाई, उसे लग रहा है कि अगर मैं 2 जनों को कम कर दूं तो मेरा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो चाहे उन 2 जनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो उनको निकाल देता है, तो उन एम्प्लॉयज को हम बोलते हैं रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज। देन ऑल ऑक्यूपेशंस ओपन फॉर वुमेन एंड परमिटेड टू वर्क एट नाइट विद सेफगार्ड्स। तो जितनी भी ऑक्यूपेशंस हैं वो सब वुमेन के लिए ओपन कर दी गई हैं और उनको रात को भी काम करने को बोल दिया गया है, लेकिन कुछ सेफ्टी के साथ। देन सोशल सिक्योरिटी फंड जो है उसका प्रोविजन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पर भी एक्सटेंड कर दिया गया है। Then next is gratuity for fixed term employment, that is provision of gratuity on completion of 1 year service as against 5 years। तो क्या होता है ग्रेचुटी? वो होता है जैसे सपोज करो कि एक एम्प्लॉय है, उसने इतने साल काम किया, तो उस एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जो भी उसने अपनी सर्विसेज दी हैं उसके बिहाफ पे जो बॉस है, जो एम्प्लॉयर है, वो उसको कुछ सम ऑफ मनी देता है। तो जो प्रोविजन है ग्रेचुटी का वो 1 साल की सर्विस के बाद ही दिया जाना चाहिए, पहले ये प्रोविजन था 5 साल के। क्लियर? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स फॉर 2 मंथ्स। तो 2 महीने तक जो माइग्रेंट्स हैं उनको फ्री फूड ग्रेन सप्लाई दिया जा रहा है। माइग्रेंट्स जो अलग अलग स्टेट में हैं उन्हें फूड ग्रेन असिस्टेंस चाहिए। अब ऐसे माइग्रेंट्स जो कि ना तो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं और ना ही स्टेट कार्ड के बेनिफिशरीज हैं, उन्हें 5 किलो अनाज जो है पर पर्सन के हिसाब से दिया जाएगा और 1 किलो चना जो है वो पर फैमिली के हिसाब से दिया जाएगा। और ये दोनों चीज़ें पर मंथ दी जाएंगी 2 महीने के लिए, यानी कि 2 महीने में उनके पास 10 किलो तो अनाज हो जाएगा अगर 1 पर्सन के हिसाब से माने तो। अगर हम ये मान के चलें कि एक फैमिली में 4 लोग हैं तो ऑब्वियसली 4 × 10 यानी कि 40 किलो उनके पास अनाज हो जाएगा और 2 किलो उनके पास चना रहेगा, क्योंकि चना जो है वो पर फैमिली के हिसाब से दिया जा रहा है। अब इससे ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 8 करोड़ माइग्रेंट्स को फायदा होगा। फिर 3500 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जाएंगे इन सब चीजों में। ये जो पूरा असिस्टेंस दिया जा रहा है फूड ग्रेन का, उसमें कॉस्ट जो है वो पूरी तरीके से GOI बॉन्ड करेगी, मतलब GOI उसकी कॉस्ट उठाएगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि वो इस स्कीम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करें, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करें और डिटेल गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करें। तो ये 4 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? इसके अलावा जो माइग्रेंट फैमिलीज हैं, जैसे सपोज करो कोई माइग्रेंट फैमिली राजस्थान की है लेकिन वो अभी फिलहाल यूपी में रह रही है, तो बाकी स्टेट में वो लोग फूड असेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो खाना है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्कीम जो है उससे क्या होगा, एक माइग्रेंट बेनिफिशियरी जो है वो PDS सिस्टम को असेस कर पाएगा किसी भी फेयर प्राइस शॉप में कंट्री के, जो कि इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई 20 स्टेट में, वो जो मैंने आपको 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम में बताया भी था। उस लेक्चर का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ दे रही हूँ, तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब ये स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री का जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम रिफॉर्म है, जो कि हमने पढ़े थे 5 पिलर्स, उनका पार्ट है। फिर 67 करोड़ बेनिफिशरीज जो कि हमारे 23 स्टेट्स में हैं, जो लगभग PDS पॉपुलेशन का 83% कवर करते हैं, वो इस स्कीम के अंडर कवर होंगे अगस्त 2020 तक। फिर 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी जो है वो मार्च 2021 तक अचीव कर ली जाएगी और जितने भी स्टेट्स या यूटीज हैं वो पूरी तरीके से फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन कर देंगे मार्च 2021 तक। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज ARHC फॉर माइग्रेंट वर्कर्स और अर्बन पुअर। तो अर्बन पुअर या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस स्कीम की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो माइग्रेंट लेबर है, जो अर्बन पुअर हैं, उन्हें हाउसेज नहीं मिल पा रहे हैं अफोर्डेबल रेंट पे, सो गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करेगी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना माइग्रेंट लेबर और अर्बन पुअर के लिए, जिससे वो इजीली अफोर्डेबल रेंट जो है वो दे सकें और रह पाएं। तो ये कैसे किया जाएगा? पहला, जो गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग है सिटीज़ में, उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में, यानी कि ARHC में PPP मोड के थ्रू, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये काम कैसे किया जाएगा? कंसेशनियर के थ्रू। फिर इंसेंटिवाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस टू डेवलप ARHC ऑन देयर प्राइवेट लैंड एंड ऑपरेट। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे कि वो अपने प्राइवेट लैंड पे ARHC बिल्ड करें, डेवलप करें और ऑपरेट करना चालू कर दें। और लास्ट जो चीज़ की जाएगी वो है जो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उन्हें भी इसी तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा जिससे वो ARHC डेवलप करें और ऑपरेट करना चालू करें। क्लियर हो गई ये वाली स्कीम। नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी वो है 1500 करोड़ इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मुद्रा शिशु लोन्स। सो स्मॉल बिजनेसेस जो है हमारे मुद्रा के अंडर वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो चुके हैं और उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी आया है क्योंकि वो अपनी EMI पे नहीं कर पा रहे हैं। तो जो RBI है उसने ऑलरेडी लोन मोरेटोरियम तो दे ही दिया है। इसके अलावा जो करंट पोर्टफोलियो है मुद्रा शिशु लोन का वो है लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो है 50,000 करोड़ रुपए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या करेगी, जो प्रॉम्प्ट पेज है मतलब कि जो टाइम पे पेमेंट देते हैं उनके लिए 2% का इंटरेस्ट ऑफ कर देगी, इंटरेस्ट को सबवेंट कर देगी 12 महीने के पीरियड के। सो जो मुद्रा शिशु लोनीज हैं उनको 1500 करोड़ रुपए का रिलीफ जो है वो दिया जाए। क्लियर है। नेक्स्ट जो स्कीम आती है हमारी वो है 5000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जो आपके गली कूचों में ठेले वगैरह लगा के खड़े रहते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। सो जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया कोविड-19 की वजह से। तो गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करेगी 1 महीने के अंदर जिससे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें क्रेडिट का ईजी एक्सेस मिल सके। इनिशियल वर्किंग कैपिटल जो है वो 10,000 रुपये तक की रखी जाएगी। डिजिटल पेमेंट्स जो है वो इंसेंटिवाइज किए जाएंगे मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के थ्रू, और जो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट है उसे एनहेंस किया जाएगा और फिर वो वर्किंग कैपिटल जो है वो अच्छे रीपेमेंट बिहेवियर के लिए अवेलेबल कराई जाएगी। अगर आप अच्छे तरीके से रीपे करते हो तो आपको एनहांस वर्किंग कैपिटल क्रेडिट मिलेगा। अब इससे लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उन्हें सपोर्ट मिलेगा और 5,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी भी आएगी। नेक्स्ट जो स्कीम आती है हमारी वो है 70,000 करोड़ रुपीस की, जिससे हमारे हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसे भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि हम CLSS को एक्सटेंड करेंगे। CLSS क्या है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। तो ये जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसकी एनुअल इनकम 6 से 18 लाख है, उसे मई 2017 में हमने ऑपरेशनलाइज किया था। मतलब ये स्कीम मई 2017 से चल रही है। अब पहले जो है CLSS को 31 मार्च 2020 तक एक्सटेंड किया गया था और अभी तक लगभग 3.3 लाख मिडिल क्लास फैमिलीज को इससे बेनिफिट हो चुका है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस स्कीम को मार्च 2021 तक एक्सटेंड करेगी और ऐसा माना जा रहा है कि 2020 से 2021 के पीरियड में लगभग 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज को बेनिफिट होगा। इससे 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी होगा हाउसिंग में, जॉब्स क्रिएट होंगी और स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट और बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए जो डिमांड है वो भी स्टिमुलेट होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्कीम इज ऑफ ₹6,000 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पुश यूजिंग काम्पा फंड्स। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त हमारे सिटीजन्स के लिए, इसलिए जो हमारा काम्पा है यानी कि कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, उसे कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के अंडर सेटअप किया गया था। अब ऐसे प्लान जिनकी वर्थ ₹6,000 करोड़ की है उन्हें बहुत जल्द अप्रूव किया जाएगा। अब ये फंड्स स्टेट गवर्नमेंट्स किस चीज के लिए यूज करेंगी, पहला तो एफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन वर्क्स कराने के लिए, ये चीज अर्बन एरियाज में भी रहेगी। फिर आर्टिफिशियल रीजनरेशन होगा और जो नेचुरल रीजनरेशन है वो भी असिस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स जो है वो कैरी आउट करवाए जाएंगे। फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट, ये सब भी किया जाएगा। मतलब फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपकी जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किया जाएगा और जो वहाँ जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको मैनेज किया जाएगा। तो ये फंड्स स्टेट गवर्नमेंट्स इन सब कामों के लिए यूज में लेगी। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होंगी, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे सेमी अर्बन हो, चाहे रूरल एरियाज हो। और जो हमारे ट्राइबल्स हैं या जो जिनको हम आदिवासीज बोलते हैं उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी इस स्कीम के थ्रू। Then next is ₹30,000 crores additional emergency working capital funding for farmers through NABARD। तो नाबार्ड के थ्रू फार्मर्स को एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग जो है वो दी जाएगी 30,000 करोड़ रुपए की। अब जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वही मेन सोर्स है हमारे क्रेडिट का। सो नाबार्ड जो है एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट देगा 30,000 करोड़ रुपए का क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट के लिए दोनों को, यानी कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और RRBs, इन दोनों को कुल मिला के 30,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया जाएगा। अब ये 90,000 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट
नाबार्ड ने नॉर्मल रीफाइनेंस रूट के थ्रू किया था इस साल, उससे अलग है। ठीक है, तो ऑलरेडी 90,000 करोड़ का तो नाबार्ड कर चुका है, उससे अलग अब 30,000 का और करेगा। Now front-loaded on-tap facility to 33 state cooperative banks, 351 district cooperative banks and 43 RRBs available on tap based on their lending. अब वही फ्रंट लोडेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल करते हैं, हम स्टार्टिंग में ज़्यादा देते हैं फिर बाद में धीरे करते जाते हैं। तो वही चीज़ रहेगी कि ये फैसिलिटी जो है वो 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, 351 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और 43 आरआरबीज को अवेलेबल कराई जाएगी बेस्ड ऑन देयर लेंडिंग, कि वो कितना लेंड करते हैं उस हिसाब से उनको पैसा जो है वो दिया जाएगा। अब इस चीज़ से होगा क्या, लगभग 3 करोड़ फार्मर्स जिनमें मेनली हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इंक्लूडेड है उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा टू मीट पोस्ट हार्वेस्ट दैट इज राबी एंड करंट खरीफ रिक्वायरमेंट इन मई जून, जो मई और जून में हमारी करंट खरीफ रिक्वायरमेंट है और जो पोस्ट हार्वेस्ट राबी रिक्वायरमेंट है वो भी आराम से मीटअप हो जाएगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट स्कीम इज रुपीज 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.5 करोड़ फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लगभग 2.5 करोड़ फार्मर्स को कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट जो है वो दिया जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए का। सो एक स्पेशल ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी जिससे जो हमारे पीएम किसान बेनिफिशरीज हैं उन्हें कंसेशनल क्रेडिट मिल सके किसान क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, यानी कि केसीसी के थ्रू। अब जो फिशरमैन है या जो एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स हैं उन्हें भी इस ड्राइव में इंक्लूड किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो ऐसे फार्मर्स हैं उन्हें कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल जाएगा। अब इस स्कीम के अंदर 2.5 करोड़ फार्मर्स को कवर किया जाएगा और उनको इस स्कीम से बेनिफिट भी होगा और जो कैश फ्लो रहेगा, जो क्रेडिट फ्लो रहेगा वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का होगा। क्लियर है? तो ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने पुअर लोगों के लिए जो स्कीम्स चलाई जाएंगी या जो चल रही हैं उसके बारे में बात की। तो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप लोगों का इसको लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आगे भी आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।